नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ लव कुमार मिश्रा जी हैं। बिहार के ही नहीं देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पटना से लेकर कश्मीर तक इन्होंने रिपोर्टिंग की है। करगिल के युद्ध के दौरान भी आप वहीं थे? करगिल में ही थे, द्रास में थे 6 दिन, बाकी करगिल टाउन में। तो आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं लव जी कि आप देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रहा है अब कश्मीर में। पहले तो कश्मीरी पंडित और जो पंजाब से लोग थे उन्हें मारा जाता था, लेकिन अब बिहारियों को, निरीह बिहारियों को, जो वहाँ गोलगप्पे बेच रहे हैं, जो वहाँ टेलीफोन लाइन की मरम्मत करते हैं या ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें मारा जा रहा है। तो आप तो उस दौर में भी रहे हैं जब टेररिज्म पिक पर था। उस जमाने में क्या बिहारियों को इस तरीके से टारगेट किया जाता था? दूसरे कम्युनिटी के लोग छोड़ के चले गए थे जी। कश्मीरी पंडित तो गए ही थे, इवन गुजराती जो ट्रेडर थे वो भी चले गए थे। वो भी चले गए थे, एक्सेप्ट बिहारीज। जी। और बिहारी सिर्फ श्रीनगर टाउन में ही नहीं, इवन लद्दाख हम लोग गए थे तो अच्छा। लद्दाख में भी जो टेलीफोन का लाइन बिछाने का, मरम्मत करने का, सारा बिहारी लोग था वहाँ पे। अच्छा। कभी उन लोग को टच तक नहीं किया गया था। श्रीनगर चूंकि हम वेजिटेरियन थे। अच्छा, आप वेजिटेरियन थे? हाँ, वेजिटेरियन थे। खाने का और आतंक तो तब चरम पर था। एकदम चरम था, लेकिन वो लाल चौक के पास ही एक चौरसिया का होटल था, ढाबा। अच्छा। छोटा सा। अच्छा। और वो चौरसिया यहाँ का था, खगड़िया। खगड़िया का था। हाँ हाँ हाँ। तो डेली उसका रहता था मेरे लिए स्टफ्ड पराठा, सलजम की सब्जी या नदरू जो होता है वहाँ का, वो डल लेक से जो निकलता है साग टाइप का, वो सब खिलाता था वो। तो उस वक्त वो भी नहीं भागा। और फिर एक और था, वो शंकराचार्य टेम्पल के नीचे भी एक था, कृष्णा ढाबा। अच्छा। वो भी बहुत फेमस था। वो भी नहीं भागा था वो। हाँ। लेकिन पहली बार हो रहा है कि बिहारियों को चुन चुन सारे भुट्टा बेचने वाले बिहार के? हाँ, श्रीनगर वो जो डल लेक के आप किनारे कभी शाम में घूमने गए होंगे। हाँ। जो भुट्टा बेचने वाले लोग हैं सब बिहारी लोग थे। अच्छा। कई पत्रकारों के साथ हम जानते थे तो बातचीत होने लगती थी। हाँ। तो पता चलता था ये भागलपुर का है, सहरसा का है। पूरा टीम में लोग रहते थे, कभी भी किसी को छुआ तक नहीं गया था। तब आपको डर नहीं लगता था जब आप वहाँ थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे और इतना अधिक आतंक चरम पर था, तब भय का माहौल? नहीं, कई बार उस तरह के लफड़े में हम पड़े। हाँ। एक बार इलाहाबाद बैंक है जहाँ वो टेलीफोन का बिल भी जमा होता था, लाल चौक के पास, घंटा घर के जस्ट सामने ही है। जी। उस वक्त वो सिस्टम एटीएम ये सब था नहीं। तो हम बैंक से पैसा निकालने के लिए गए। सडनली काफ़ी शोर शराबा होने लगा, फिर शटर डाउन हो गया। अच्छा। तो पहली बार था ऐसा घटना। तो हमने बैंक मैनेजर से पूछा कि शटर क्यों डाउन कर दिए, कैसे निकलेगा? तो बोला 10 मिनट रुकिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। बाहर ग्रेनेड फटा। बाहर ग्रेनेड फटा? अच्छा। तो उन लोग के लिए लगा कि बहुत नॉर्मल है। हाँ। खैर 10 मिनट के बाद देखे तो वहाँ एक सिस्टम है कॉर्डन करने का। जी। इस तरह का कभी कोई घटना हुई, कॉर्डन अप कर लेते हैं वो। पूरे एरिया को आर्मी कॉर्डन कर लेती जी। है। और उसमें एक एक आदमी जो जा रहा है पूरा सबकी तलाशी होती है, फ्रिस्किंग होगी, सब दुकान बंद हो जाएगा। तो 20 मिनट में एकदम नॉर्मल हो गया वो। कई बार हुआ है, हम तो दोनों तरफ से पीड़ित हुए हैं कई बार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। हम 3 पत्रकार थे, पीटीआई का था और इवन एक सोफी ब्रदर्स, एक और लोकल थे जी। बीबीसी का। प्रताप पार्क एक जगह है टीआरसी के सामने, हम लोग इवनिंग वॉक ले रहे थे। सडनली हमारे पड़ोसी जो थे वो प्रताप पार्क वाले, उन्होंने बोला कि लगता है वो सिपाही हम लोग को रुकने के लिए बोल रहा है। अच्छा। तो ध्यान नहीं दिया। जी। एक चक्कर लगा के आए तो जो आर्मी वाला था वो पूरा अपना गन लिए हुए और उसने सीटी बजाई, सबको रुकने के लिए बोला। तो हमने बोला क्या हुआ भाई? तो बोला तुमको रुकने के लिए बोला था, चेक करना था, क्यों नहीं रुका? अच्छा। तो हम बोले कि हम लोग रेगुलर आते हैं। बोले नहीं, चलो। तो हम लोगों ने अपोज किया। हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दिए कि हम लोग स्वयं पत्रकार हैं। बोला कुछ नहीं, चलो चेक कराओ। तो उसी में किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी शिकायत हम जीओसी से करेंगे। शायद हमको लगता है निर्भय शर्मा थे, जीओसी 15 कोर के। तो हम क्या गाली सुनेंगे? आदरणीय सिपाही जी ने निर्भय शर्मा को भी माँ बहन ला के गाली दी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने निर्भय शर्मा को बताया, तब उन्होंने बताया क्या करिएगा, ये लोग भी तो टेंशन में रहता है ना, कुछ हो जाए। हाँ। तो जब सीटी बजाया था तो रुक जाना चाहिए था। हम बोले कि उतना ध्यान नहीं दियो। बोला कि अगले बार से केयरफुल रहिएगा। कई बार ऐसा हुआ है। एक और हम पढ़ रहे थे आपको
कि जब करगिल बार चल रहा था, आप करगिल गए, करगिल में करीब 45 दिनों तक रहे। हाँ, पूरा 1.5 महीने का था। तो युद्ध चल रहा था, युद्ध उसका कारण ये था कि अगर एक बार आप सोनमर्ग से निकल गए जी। हैं तो फिर वो बंद कर दिया जाता था। अच्छा जब तक वार नहीं खत्म हुआ तब तक किसी को लौटने की इजाज़त नहीं थी। जी। तो करगिल में जो एसपी थे वो भी बिहारी थे। हाँ, दीपक कुमार जी। हाँ, और उनका योगदान मतलब कश्मीर को बचाने के लिए और कश्मीर को संभालने के लिए। तो आप वो भी कहानी बता रहे थे कि आपको नहीं पता था कि बिहारी है, लेकिन तभी उनका फोन आ गया था अपनी माँ से बात कर। उसमें सौभाग्य की बात थी कि लद्दाख का डीसी था दरभंगा का चौधरी, एनके चौधरी। अच्छा। और दीपक कुमार करगिल के एसपी थे, नए नए लड़के थे जी। 92-93 बैच के होंगे। ये वार हुआ है 98-99 में हुआ है। जी। एज फर्स्ट पोस्टिंग था उसका। तो नेचुरल है, बिहारी थे तो हम गए उनके यहाँ, उन्होंने अच्छा स्वागत किया। डेली सुबह में नाश्ता उन्हीं के यहाँ होता था वो। तो एक दिन उनके पास फ़ोन आया, हमारे सामने बैठे हुए थे, वो भोजपुरी में बात कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने नाम आई, वो तो हमारा बंगला सेफ बा, पुरनका जो एसपी के बंगला रहा है ओकर ऊपर हाँ। बम गिरल रहा है। अच्छा। बाद में हमने पूछा कि तो अखबारों में छपा है यहीं का? बोला कि हाँ, जी न्यूज़ वाले भी दे दिया ना कि एसपी के बंगले पे हुआ, इसलिए मेरी माँ परेशान हो गई। माँ बक्सर, मतलब ये बक्सर के थे? हाँ, बक्सर के थे। तो हम कैसे बोलने जाएं उसको? अगर बोल देते कि हाँ हमारे बंगले पे हुआ तो माँ बाप सब वहाँ पैनिक हो जाता। तो लगा कि यंग लड़के लोग आईपीएस में आते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो उसने अप्लाई किया तो बहुत हम उसको अप्रिशिएट किया वो। और बाकी हम लोग 6 दिन रुके थे द्रास में, बाकी वही करगिल में। और करगिल में सिर्फ एक ही एसटीडी, टेलीफोन, फैक्स। अच्छा, एक ही एसटीडी? एक ही था उसी में। पत्रकारों के लिए? हाँ, नहीं सभी के लिए? सभी के लिए। अच्छा। उस वक्त जो था करगिल बहुत ही छोटा शहर था। हाँ। इतना छोटा था कि डकबंगला से एक चौराहे से दूसरे चौराहे जाइएगा ना तो खत्म करगिल टाउन। हाँ। और एक ही ढाबा खुला हुआ था सरदार जी का। अच्छा। और सरदार जी बेचारे खाली चावल, दाल और प्याज जी वही देते, चावल राजमा देते हो, क्योंकि सप्लाई बंद हो चुका था ना। नीचे वार के कारण नीचे से कुछ आ ही नहीं रहा था। लद्दाख से भी कुछ नहीं आ रहा था। जो भी था वही पत्रकार लोग वही खाते पीते थे। होटल में भी सेलिंग हो चुका था। जिस होटल में हम लोग रुके थे उसमें भी सेलिंग हुआ था। अच्छा। हाँ। तो दिवाली का मौसम रहता था, बहुत मज़ा आता था। एडवेंचर जो बोलते हैं वही था वो। अच्छा, आप कश्मीर के इस माहौल को देख रहे हैं जब टारगेट किलिंग हो रहा है। अब देखिए ठंड का मौसम आ रहा है, हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में कश्मीर के लोग बिहार में बिक्री करने को आते हैं, रिक्शा से चलते हैं और स्वेटर, शॉल, कंबल ये सब बेचते हैं। मुझे आपको भी लगता होगा कि थोड़ा सा बिहार सरकार को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ भगाए जा रहे हैं। कहीं मतलब इस तरीके से गुस्सा ना भड़क जाए, पैनिक ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, जिन लोग का सर्टेन एरियाज में रहते हैं, हमको याद है जो हमारे मोहल्ले में आता है 2-3 लोग, सभी लोग राजेंद्र नगर में फ्लैट में रहता है वो। कुछ लोग यहाँ भी वो रेलवे स्टेशन के बगल में जो रामकृपाल यादव का घर कौन सा, गौरिया टोली में भी मकान लेके रहता है। गवर्नमेंट को, पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पर्टिकुलरली बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर एडवाइजरी अभी ही इशू कर दे कि इस साल लोग नहीं आए तो बेटर है। अच्छा। थोड़ा बिजनेस हिट होगा उनका, लेकिन सेफ्टी के ख्याल से ना आवे तो बेटर है। कहीं ना कहीं रिप्रेजल होगा। अच्छा। मान ली कि रास्ते में कोई बिहारी लोग कुछ कर दे गुस्से में, जिस तरह से पूरी रफ्तार से पूरा ट्रेन लोड आ रहा है वो, तो एक खतरा है वो, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इतना लंबा आपका अनुभव है, जिस तरीके से बिहारी भगाए जा रहे हैं कश्मीर से, देखिए कश्मीर जाना अपने आप एक में जोखिम मोल लेना होता है, और कोई बेबसी और कोई लाचारी ही रही कि हम कश्मीर तक गए, करगिल तक गए, द्रास तक गए, लेकिन अब वहाँ से भी भगाए जा रहे हैं। उनके लिए बिहार सरकार को कुछ करना चाहिए ना, नहीं तो मालूम हुआ कि वहाँ का भी रोजगार गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। याद होगा यहाँ पे लॉकडाउन जब हुआ था, बहुत सारे माइग्रेंट्स लोग वापिस आए थे, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत सारा आश्वासन दिया था कि लोकली जॉब अवेलेबल कराएंगे, ये रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आज तक तो कुछ हुआ नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुआ, न कॉटेज इंडस्ट्री का, न इंडिविजुअल किसी को फाइनेंस करने का। अगर होता तो इतना लोग बाहर नहीं जाता हो। तो गवर्नमेंट को इस मामले में थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। जी। कितने लोग मारे जाएंगे और कितने लोग गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। हाँ, मुआवजा एक्सप्रेस चला के आप क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे अब? चलिए देखिए, तो कश्मीर पर हमने चर्चा करी, आपको हमने करगिल का वक्त भी सुनाया जब लव कुमार मिश्रा जी वहाँ जब बार चल रहा था तो थे, और एक बिहारी एसपी दीपक कुमार वो वहाँ तैनात थे।
तो इन अनुभवों से आपने बहुत कुछ समझा होगा, जाना होगा। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।